हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर का चैप्टर। और आज हम करेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो आ सकते हैं पेपर में। मैंने सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। अगर आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपके 4 से 6 नंबर जितने भी नंबर का चैप्टर आता है आपके, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, तो आपके पूरे के पूरे नंबर पक्के होंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि भी क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है राकेश खंडेलवाल। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो ये जितने भी स्क्रीनशॉट लिए गए हैं मेरे द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम के स्क्रीनशॉट है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, मैंने जानबूझ के इसमें ईयर इंक्लूड नहीं किया। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 468। क्या बोल रहा है, थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। ये बोल रहा है कि जो एक x वैल्यू है वो 468 का क्या है, एलसीएम है। एलसीएम निकालोगे 3 नंबर का तो वो किसके बराबर होगा, x के। आगे बोल रहा है एंड y इज द एलसीएम ऑफ 357। भाई जो y वैल्यू आने वाली है वो क्या है भाई, 357 का एलसीएम आने वाला है। भाई x वैल्यू कौन सी होगी, पहले वाले का एलसीएम, और y वैल्यू कौन सी होगी, 357 का एलसीएम। एंड p इज द एलसीएम ऑफ x और y। आगे बोल रहा है कि भैया जो p है वो x और y का क्या है जी, एलसीएम होगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि भाई कौन सा ट्रू होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि भी क्या क्या दे रखा है। तो देखो, इसने बोल दिया कि भाई जो x वैल्यू है जो दिया हुआ है गिवन वो लिख दीजिए। भाई जो x वैल्यू है वो क्या है, एलसीएम है किसका है जी, 468 का। और जो y वैल्यू क्या है, y वैल्यू है एलसीएम किसका है जी, 357 का। अब आगे बोल रखा है कि जो p क्या है जी, p वैल्यू, p है ये दो नंबर है x और y, x और y, इसका क्या है जी, एलसीएम है। ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, x और y को निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इन 3 नंबर का अगर एलसीएम निकालना हो तो मैं कैसे निकालने वाला हूं। तो भाई वही अपना तरीका, क्या करेंगे, 468 इसका निकाल लो भाई, डायरेक्ट एलसीएम करो, कितना आएगा, 2 से गया 2, 3, 4, 1, 3, 2, 2 से निकाला फिर कितना हो जाएगा, ना हो जाएगा 1, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। कितना आ जाएगा जी, 24। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y कितना है जी, 357 का एलसीएम है, तो 357 का निकाल लेते हैं सबसे पहले एलसीएम। तो कितना आएगा 1, ये 5 हो गया 7, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, 15 को 7 से करोगे 105। एक बात इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी नोटबुक में कि प्राइम नंबरों का, जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर, उनका जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम होता है वो आप डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ये प्राइम नंबर दिख रहे थे 357, तो इनका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है जी, तो हमें y वैल्यू मिल गई, x वैल्यू मिल गई। अब ये बोल रहा है कि जो p है वो x और y का एलसीएम है, तो ये दो नंबर अपने पास आ गए, तो इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका निकाल लो भी, कितना है 24 और 105, इसका निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 से गया 12, 105, 2 से गया 6, 105, 2 से गया 3, कितना आएगा 105, 3 से गया इतना आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा 5, 7, और लास्ट में कर रहा हूँ 7, 1। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम रह गई। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, फिर 2 कितना हो जाएगा अभी
टू, ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 को 3 से करोगे तो 24, और ये कितना हो जाएगा 35। तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 35, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब देखिए ध्यान से, आपको एक रिलेशन बनाना है। ये बोल रहा है कि देखो पहले ऑप्शन पे जाओ, इसके ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। सबसे पहली बात बोल रहा है कि भाई p बराबर क्या है 35 इंटू एक्स। अब मुझे बताओ p की वैल्यू है कितनी, सर p की वैल्यू है 24 इंटू 35। आगे बोल रहा है कि 35 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है कितनी सर 35 इंटू 24। देखो एक्स, एक्स की वैल्यू रख दी मैंने इसके अंदर। तो आपको पता है अभी 24 इंटू 35 और 35 इंटू 24 बराबर होंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको और ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। आगे आप जो भी ऑप्शन चेक करेंगे तो वो गलत आएंगे, ठीक है। अब एक बार और कर लेते हैं, अगर बच्चों को ऐसे लगे कि सर सर तो पता नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो देखो इसको भी कर लो चेक, कितना आएगा, पी की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 105, 105। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस नंबर को 35 इंटू 3, तो इसको लिखूंगा मैं 12 इंटू 35। अब मुझे एक बात बताओ, 24 इंटू 35 और 12 इंटू 35 क्या बराबर होते हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल बोर्ड एग्जाम आपसे पूछ रहा है, तो वही चीज मैंने इंक्लूड की हुई है। देखो भाई, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4644 एंड 462। आपको ना स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो इन दोनों नंबरों से, वो आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। प्यारी सी बात बोल रहा हूं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो एलसीएम का जो मतलब होता है वो क्या होता है जी, वो होता है कि भैया लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होता है वो होता है एलसीएम। तो आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर चाहिए जो इन दो नंबरों से डिवाइड हो जाए। किससे सर, इन दो नंबरों से डिवाइड हो जाए, तो आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही चाहिए, समझ गए मेरी बात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट एलसीएम लगा देना है। तो लगाओ भाई, इन दोनों नंबरों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, देखो 644 462 करो भाई, 2 से करोगे तो कितना आएगा 3 2 2 2 3 1, करो 2 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 16 1 आ जाएगा, और ये इतना आ जाएगा। अब देखो 3 से जा रहा है क्या, ये जा रहा है 3 से, तो इसमें जा रहा है 3 से, 3 से ये तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये 7 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 7 दिखा तो इसका मतलब ये 11 से भी जाएगा, तो 11 से जाएगा तो अपने लिख देते हैं भाई 11 से 7 आ गया। आगे देखो 7 से भी जाने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा, ये आ गया, ये कितना हो जाएगा 23 1 1। तो ये आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका एलसीएम होगा, तो बता दो भी कितना एलसीएम आ रहा है। तो 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 23, कर लो भाई इसको सोल्व, कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 को 7 से करोगे तो कितना आएगा 84, 11 इंटू ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो गया, इसको आप क्या करोगे, तो 84 है, इसको मैं 11 से कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 10 से कर दिया आपने तो कितना आ जाएगा 840, और 1 से करोगे तो इतना आ जाएगा, तो जोड़ दो इसको, कितना आने वाला है, ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 2 4 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन बची है वो कर सकते हैं, 23 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9, 23 को 2 से करोगे तो आएगा 46, और 46 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो 46 और 9 होते हैं 55, 5 बच गए अपने पास, और 23 207, 207 और 5 कितना हो जाएगा 212, ठीक है 212, ठीक है जी। तो ये ऐसा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन दोनों से
इन दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। याद करना प्यारे बच्चों, जब भी स्मॉलेस्ट की बात करें तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पिछली साल क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने इसमें इंक्लूड किया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इस पे 4 मार्क लगा लीजिएगा, 5 स्टार लगा लीजिएगा, और इस क्वेश्चन के बिना तो पेपर अधूरा ही है, ठीक है। हर साल आएगा, 1/√5 दे दिया, चाहे आपको √5 दे दे, चाहे आपको √3 दे दे, चाहे आपको √2 दे, सॉल्यूशन एक ही रहेगा। तो बड़े प्रेम प्यार से इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो देखो भाई, इसको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन देखो, थोड़ा सा ना याद भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, स्टेप याद करने पड़ेंगे, तो इसको ध्यान से समझना ताकि आपको याद सिर्फ और सिर्फ 2% करना पड़े, 98% आप समझ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई 1/√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको लेक्चर सेकंड में एक बात बोली थी, इस ऐसा सॉल्यूशन समझाया भी था, एक √5 था वहां पे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको कॉन्ट्राडिक्शन की बात करनी है, हमें बोलना है कि भाई 1/√5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मान लो कि लेट 1/√5 इज ए रेशनल नंबर। क्या है जी, रेशनल नंबर। हमने मान लिया अभी 1/√5 क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जब ये रेशनल नंबर है तो हम क्या 1/√5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर को आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है जी। जहां पर Q का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इंफिनिटी हो जाएगा। एंड और क्या लिखोगे, P एंड Q डज नॉट, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, थोड़ा सा ना मेरे को लगता है, P एंड Q डज नॉट कंटेन कॉमन फैक्टर। भी क्या लिखा कि P और Q के ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। सर कैसे बोल रहे हो, मैंने कहा देख, आपको पता है P और Q रेशनल नंबर है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो 3/7 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, मान लो। तो मुझे बताओ क्या इसके कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने लिखा है कि P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है जी। अब आगे करो, अब आपका स्टेप स्टार्ट होते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या लिखोगे, मैं के स्क्वायर इन बोथ साइड, सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, करो भाई स्क्वायर। 1/√5 का आपने कर दिया स्क्वायर, बराबर P/Q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका आप करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये मैं आगे लिख रहा हूँ थोड़ा, देखो 1/√5 का करोगे तो कितना आएगा, 1/5 बराबर P² Q²। अब यहां से मैं Q² का मान निकाल रहा हूं, तो करो भाई Q² बराबर कितना जाएगा, P²/5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है जी। हमने इतना कर लिया। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, तो आपको पता है कि हम जानते हैं, आपने थ्योरम तो पढ़ी होगी, अगर आपने वो लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो एक बार उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ये चीजें मैंने करवाई हुई है। देखो भी, वी नो दैट है ना, P² डिवाइड बाई 5, P² डिवाइड बाई 5, देन we can also say P डिवाइड बाई 5। अगर P² को 5 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो भैया P डिवाइड करेगा 5 को, ये निश्चित है, मतलब P में डिवाइड भी लगेगा 5 का, ठीक है। ये बात मैंने लिखी है, तो यही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P डिवाइड करेगा, P में डिवाइड लगेगा, सॉरी P में
भाग जाएगा 5 का। समझ गए मेरी बात? अब मुझे बताओ भाई, अगर ये डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, है ना? तो मैंने बोला मान लो m आ गया, लेट बोल दिया भाई m रिजल्ट आ गया, और m क्या है यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, वेयर वेयर m इज ए इंटीजर। क्या लिखेंगे हम, m इज ए इंटीजर। हमने लिख लिया इतना, ठीक है? समझ गए मेरी बात? अब यहां से आप p की वैल्यू निकालो तो p कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा, 5m आ जाएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है? क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर किया, उसके बाद में एक थ्योरम का यूज किया जो आपने पढ़ी है, और p की वैल्यू निकाल दी। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, इस p की वैल्यू को, इस p की वैल्यू को यूज करो इस इक्वेशन में। आप क्या बोलोगे, है ना, पुट p वैल्यू, पुट p वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। करो भाई यूज इसमें। अब इसमें रख रहा हूं मैं डायरेक्ट, तो p की वैल्यू रखो, तो यहाँ क्या है जी, क्यू स्क्वायर बराबर p कितना है जी, 5m का स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व करो इसको, देखो 5 कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m स्क्वायर अपॉन 5 काटो, कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ से मैं m स्क्वायर का मान डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, m स्क्वायर का मान क्या आएगा, m स्क्वायर का मान आने वाला है क्यू स्क्वायर अपॉन। समझ गए मेरी बात इतनी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर क्यू स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड हो रहा है ना, क्यू स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड हो रहा है, तो आपको आपको एक काम करना है, ये जो बात मैंने लिखी है एग्जैक्टली आपको चिपका देनी है। क्या बोलना है कि वी नो दैट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5, देन वी कैन से कि क्यू डिवाइड बाई 5। तो ये बात आपको एग्जैक्टली चिपका देनी है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट, क्यू डिवाइड बाई 5, क्यू डिवाइड बाई 5, यही बात आपको लिखनी है। समझ गए मेरी बात? अब आगे देखो, ये बात आप समझ गए, ये चीज लिखनी है। अब आगे देखो, यहां करते हैं, तो इसका मतलब भी क्या होगा, क्यू का भाग जाएगा 5 में। पहले m इंटीजर आया, हमने बोला भी कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो अब हम बोलेंगे आपकी मर्जी है, ठीक है? आप सही x मान लो, क्योंकि x सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, आप क्या लिखोगे, अरे भाई रुक जा, ठीक है? तो q बाई 5 आ गया, तो आप मान लो, मैंने मान लिया n, क्या मान लिया, n मान लिया। देखो भाई, तो मैंने n लेट कर लिया, और आप आगे क्या लिखोगे, n इज ए इंटीजर लिख देते हैं इधर, n इज ए इंटीजर, n n इज ए इंटीजर वैल्यू। समझ गया मेरी बात? अब यहां से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से q की वैल्यू आ जाएगी 5n। क्या आ जाएगी जी, 5n। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास p की वैल्यू 2 आ गई, है ना? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, p की वैल्यू आ गई 5m, q की वैल्यू आ गई 5n, ठीक है? तो थोड़ा सा मुझे एक बात बताओ, p की वैल्यू कितनी है जी, 5m, q की वैल्यू है 5n, ठीक है? तो अगर मैं p बाई क्यू लिखना चाहूं, अगर मैं p बाई क्यू लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, p बाई क्यू लिखना चाहूं तो 5m अपॉन 5n, ये आ जाएगा। अच्छा, हमने एक बात स्टार्ट की थी, हमने एक मिनट रुको, हमने एक बात स्टार्ट की थी, क्या बोला था? सबसे पहले इधर देखो, हमने एक बात बोली थी कि P एंड Q डज नॉट कंटेंट कॉमन फैक्टर रखते नहीं है वो। लेकिन अगर आपने यहां P बाई क्यू निकाला, तो एक बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है, आप खुद बताओ, क्या 5 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 5 कॉमन आ रहा है? तो सावधान, यहां तक सॉल्यूशन मत छोड़ देना, आगे भी लिखना है, क्या लिखना है वो अभी आपको मैं बताता हूं, ठीक है? P बाई क्यू की वैल्यू आ गई, है ना? यहां तक बच्चे लिख तो देते हैं, फिर आगे नहीं लिखते। तो P बाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई जी, 5m अपॉन 5n। तो हम क्या लिखने वाले हैं, है ना, वी हैव वी हैव वी हैव सोल्व P एंड Q, then
we get common factor 5 लिख दिया आपने। देन ओवर अजम्पशन, क्योंकि हमने तो बोला था कॉमन फैक्टर आने नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो आप क्या बोलोगे, देन ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो क्योंकि हमने तो बोला था कि भाई ये एक रेशनल नंबर है और कॉमन फैक्टर आने नहीं है, और कॉमन फैक्टर आ गए, देन वी कैन से 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए लगाया था कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है और 4 नंबर का तो मिनिमम मान लो 3 से 4 नंबर का हमेशा रहता है, और ऐसे करना होता है। आपको समझ में आएगा, अगर आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर अपने लिखिएगा कि भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए भाई, एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन दिखने में कुछ ऐसे लग रहा है, बाकी है कुछ नहीं। देखो क्या बोल रखा है कि इफ ए बराबर, ये है ए की वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है, तो लिख लो भाई, यहां ही लिख देते हैं। ए बराबर कितना दे रखा है अपने को, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, आगे आओ, बी की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है 2 स्क्वायर इंटू 5। सी की वैल्यू ये दे रखी है, सी की दे रखी है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। आगे बोल रखा है एंड एलसीएम ए बी सी ये आ रखा है, तो देन x इज इक्वल टू, कहाँ है x, देखो ये रहा x। आपको ये बताना है कि भाई ये जो x की वैल्यू है वो क्या आने वाली है। तो मुझे बताओ, अगर इन तीनों ए बी सी का अगर ये एलसीएम है, तो क्या मैं इसका प्राइम फैक्टर कर लूं एक बार, मुझे पता तो चले भी क्या आएगा, इस फॉर्म में कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैं इसमें पहले प्राइम फैक्टर करूंगा और वहां से देखूंगा कि भाई कितना 3 की स्क्वायर कितनी बन रही है, 2 क्या बन रहा है, सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करूं। अब प्राइम फैक्टर करते हैं, तो देखो भाई 3780 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से किया कितना आएगा, 2 से करोगे तो 1, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से करोगे तो इतना हो जाएगा, 3 से करोगे 3, 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 7 से करोगे, इसका प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा। तो एक बार मैं कर रहा हूं कि भाई इसको लिख देता हूं, इसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं वो क्या क्या बन रहे हैं, है ना। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बार 3 है ना, इंटू क्या है जी 5 इंटू 7। अच्छा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो क्या मैं इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, इंटू कितना है जी 5 इंटू कितना है जी 7। तो ये एक एक बार है, तो मैंने लिख दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको एक बात का पता है कि भाई जब एलसीएम लेते हैं तो आप क्या लेते हो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी एलसीएम लेने को, मैंने बोला था कि मैक्सिमम पावर लेते हैं और जितने प्रकार के नंबर है उतने उसमें ले लो। तो इसने सारे प्रकार के नंबर इंक्लूड कर रखे हैं, तभी तो एलसीएम आया ये, है ना। तो भाई मैक्सिमम पावर ले लो, एलसीएम में क्या लेते हैं हम, मैक्स पावर लेते हैं जी, मैक्स पावर लेते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो बस ये क्वेश्चन है नहीं। अब एक काम करो, थोड़ा सा कंपेयर कर लो भी क्या हमारी बात सही है। देखो ध्यान से, अब थोड़ा देखना ध्यान। देखो 2 की पावर 2 आई है, तो सर 2 की पावर मैक्स टू मैक्स यही है जी, मैंने कहा हाँ। देखो 5 1 है, 5 1 पावर है, तो सर ये देखो एलसीएम ऐसे ले गए। अच्छा देखो 3 की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, लेकिन एक बात बताओ भाई 3 की पावर 3 एलसीएम में ले ली गई है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप एलसीएम लो तो जो नंबर दिख रहे हैं उसकी मैक्स पावर ले लो, है ना। तो देखो यहाँ पे तो सर 1 1 पावर है, तो 3 की पावर x यहाँ आ रही है, और यहाँ पे 3 की पावर 3 आ रही है, तो इसका मतलब सर जो ये x की वैल्यू है ना ये 3 है, क्योंकि तभी तो ये जाके 3 का पावर 3 बना है।
आ गई मेरी बात? ध्यान से देखो दोबारा क्या बोल दिया मैंने। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे क्या बोल दिया सर ने, देखो बड़े ध्यान से, यहां तक आपको समझ में आया? मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई ध्यान से, मैं कि भाई 3 की पावर x आ गई है, 3 की पावर x आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है कि भाई अगर ये एलसीएम है, क्योंकि इसने खुद बोला है कि ये एलसीएम है 3780, हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब आपको पता है भाई 3 की पावर x है, और आपको पता है यहाँ पे 3 की पावर 3 है। देखो यहाँ पे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, और हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट कहता है कि मैक्स पावर ले लो। तो यहाँ पे 3 की पावर x दिख रही है, यहाँ पे 3 की पावर 3 ली जा रही है, इसका मतलब x डेफिनेटली 3 रहा होगा। तभी यहाँ पे 3 की पावर 3 ले रखी है। तो हमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू बता दो, तो हम बता देंगे। लो भाई, ये क्वेश्चन 2025 में आया गया था, पिछले साल की बात है, और ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये जितने भी स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं आपको, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है जी। सारे बोर्ड के एग्जाम मैंने इंक्लूड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने फटाफट। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन तो ऐसे नाम का है, इसको तो यही करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, ये है जी, देन देयर इज एचसीएफ। कुछ सोल्व नहीं करना, बस वो कहते हैं ना कि क्या निकली चुईया, क्या बोलते हैं अपने उसको, वो वाली बात होगी, पौधा पहाड़ निकली चुईया। देखो क्या है भाई, आपको पता है दो को प्राइम नंबर है। दो को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके बीच में जो फैक्टर होता है ना, वो एचसीएफ कितना होता है उनका, हमेशा 1 होता है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ गए मेरी बात? को प्राइम नंबर का सिंपल मीनिंग, लेट सपोज मैंने बोल दिया 3 और 5, ठीक है, आप कुछ भी बोल लो, 5 और 7 बोल लो, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच जो कॉमन फैक्टर है ना, 1 को छोड़कर, कई आप बोल दो सर गुरु जी इसको ना 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, ये देखो कॉमन फैक्टर, अरे 1 को छोड़कर कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होता, इसीलिए ये को प्राइम नंबर है। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, 1 होता है। एक बात और बताई थी मैंने हमेशा, अगर आपको याद आ रही है, मैंने आपको एक बात ये भी नोट कर लेना, अगर नहीं है आप नए बच्चे हो, मैंने बोला था कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बातें बोल रहा है वो लिख देते हैं। देखो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनलिटी पे प्रूव करने वाले सिर्फ दो ही क्वेश्चन आते हैं, इरेशनलिटी पे दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस तरह से आता है, एक मैंने आपको 1/√5 पे करवाया था, ठीक है। तो देखो भाई ये बोल रहा है कि ये जो 5 माइनस √3 है ना, इसको आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इट इज गिवन, क्या गिवन है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको बता रखा है भाई, ये मैंने लेक्चर नंबर कल ही करवाया हुआ है, तो आप उसको जरूर जाके देखिएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को आप खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने ये बात कल ही करवाई हुई है, एकदम डिटो क्वेश्चन ले रखा है, तो इसको कीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, कुछ बच्चे नए हैं तो उनको पता नहीं होगा। देखो भाई क्या प्रॉपर्टी लगेगी, रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो दो रेशनल नंबर है, इनको आप सम करोगे तो क्या आने वाला है जी, रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर है, इनको आप माइनस करोगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर है, इनको आप डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। एक बात तो आपको ये याद रखनी है सर, सिंपल बात है, अगर 5 + 1 है तो कितना आएगा, 6। सर रेशनल नंबर कैसे हो गया, मैंने कहा यार इसको लिख दे, 1 लगा दे, ले, तो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो रेशनल नंबर आएगा। यही बातें मैंने लिखी है। एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ते हो तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को माइनस करते हो तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर रेशनल नंबर में आप इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर आप रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो इरेशनल नंबर से तो क्या आएगा,
4 मार्क लिख लीजिएगा। नॉट डिफाइंड, हमको पता नहीं होता कि सर जी क्या आने वाला है। आगे मेरी बात समझ, बस याद रखना रेशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर को डिफाइन करोगे तो डिवाइड करोगे तो कोई पता नहीं होता क्या आने वाला है। ठीक है, बस आपकी ये चीजें काम आती है और ये चीजें काम आती है, बाकी कुछ काम नहीं आता। इस क्वेश्चन में ये लगने वाली है, मैंने बता दी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो लेक्चर नंबर 2 में जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एक्स, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेट एक्स बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब सी एन एंड वाई बराबर, देखो भाई एक्स की वैल्यू इसके बराबर दे दी, वाई की वैल्यू दे दी, आगे क्या बोल रहा है ए बी सी आर प्राइम नंबर। ए बी सी क्या है भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का याद आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए सर, इसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। कितना होता है जी 1। आगे पढ़ो, इफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज ये है जी, देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अपने यही करते हैं कि तो इसको लिख लेते हैं इधर। देखो x की वैल्यू क्या है जी, x की वैल्यू दे रखी है आपको ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर n। ठीक है जी, y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है ए क्यूब बी की पावर m और सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि x एंड y इज, क्या बोल रखा है कि एलसीएम x और y का एलसीएम कितना है जी, ये है। ठीक है, ये दो नंबर है, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, हम क्या बोलेंगे भी x और y का एलसीएम दे रखा है हमें, है ना, कितना दे रखा है ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब। अब सारी बातें यही छुपी है, कैसे देखिए ध्यान से, आपको m प्लस एन की वैल्यू चाहिए, आपको m प्लस एन की वैल्यू चाहिए, आपको m प्लस एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए मुझे एक बात बताओ, एलसीएम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम पावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं अभी, मैक्स पावर लिखते हैं, नंबरों मैक्स पावर लिखते हैं। अब आपको 3 नंबर दे रखे हैं तो देखो इसने भी तो मैक्स पावर लिखी होगी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है भी, इसने भी एलसीएम निकाला होगा तो मैक्स पावर लिखी होगी। तो बस कंपेयर कर लो, देखो ए की क्यूब है तो इसने ए की पावर लिख दी मैक्स, है ना। अब देखो बी की पावर इधर m दे रखी है और यहाँ पे 3 दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसने b की पावर कितनी लिखी है 4 लिखी है, इसका मतलब b की पावर कितनी रही होगी 4 रही होगी, और यहाँ पे b की पावर m दे रखी है। तो कहने का मतलब कि b की पावर m और b की पावर 4, तो कहने का मतलब m कितना रहा होगा 4 रहा होगा। फिर किया बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है जी, अब आगे आओ, यहाँ पे c की पावर स्क्वायर और यहाँ पे c क्यूब आया है, तो यहाँ पे देखो c की पावर n है तो इसका मतलब मैक्स पावर 3 रही होगी, तो कहने का मतलब n कितना रहा होगा, इस c की पावर n रही होगी सर, तो इधर c की पावर क्यूब रही होगी, इसका मतलब सर n की वैल्यू 3 आ गई होगी। अच्छा आपको क्या चाहिए, m और n का चाहिए, तो निकाल दो भाई, कितना है, m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7 आ गया, m और n कितना आ गया 7 आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन रहता है वो आएगा 7। आ गई मेरी बात समझ, क्या मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है, तो मास्टर को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट जरूर किया करो, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छे से देख रहे हो, और आपका लाइक जरूर चाहिए जिससे मेरे को और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लेके आऊं। ठीक है जी, आओ भाई अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, the sum of the exponents of prime factor in the prime factorization of 4004। आपको ना भैया एक्सपोनेंट पावर वा बताना है, क्या बताना है, पावर वा जोड़ के बताना है भैया कितना होगा जब आप इस नंबर का प्राइम फैक्टर करते हो। ठीक है, तो भाई कर लो फटाफट, क्या क्वेश्चन है ना, करो भाई प्राइम फैक्टर। और ये थोड़ा बड़ा होगा ना, तो एक काम करते हैं नीचे कर लेते हैं इसको, प्राइम फैक्टर करो भाई, 4004 करो भाई, कितना होगा 202, कितना हो जाएगा 101, कितना होगा 2 से काटो, 2 से कटेगा थोड़ी भैया, ना 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 कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, गलती कर देते हैं अपने, क्या 3 से कट रहा है, ये 3 से कटेगा 1,
नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं। 7 से कटेगा, मास्टर को भी नहीं आता। अरे भैया मास्टर भी तो आप जैसा ही है। 3 कटेगा, 7 से कटेगा, बिल्कुल 3 आ गया। लो 7 बन जा, ठीक है जी। यहाँ पे बच गया 3 2 3, तो यहाँ 7 आ गया। ये कुछ दिख रहा है नंबर मेरे को, 11 से कटेगा मेरे को लगता है ना, 11 से कटेगा। 1 3 आ गया जी। ये कितना आ गया? 13 किया। तो लो भाई हमारे पास आ गया है जिसका था हमें इंतजार। क्या है भाई? प्राइम फैक्टर आ गया। तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 4 11 और 13। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका सबका पावर व कितना है जी? 1 है। आपको क्या बताना है? एक्सपोनेंट बताना है। कहने का मतलब इनका पावर बताना है कि कितना पावर लगा हुआ है इनके ऊपर। तो जोड़ दो भाई इनको। देखो 2 2 और 1 कितना हो गया? 3 3 और 1 4 4 1 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो भाई आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो असर्शन और रीजन। असर्शन का मतलब होता है जी स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। ये एक मास्टर की इंग्लिश थोड़ी सी है ना, वो तंग है बोलने में और लिखने में, क्योंकि मैं हूं मैथ का मास्टर। समझ गए मेरी बात? तो असर्शन को मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो भाई क्या बोल रखा है, 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। भाई एक स्टेटमेंट दे रखा, याद रखना पहले आप स्टेटमेंट को चेक किया करो, क्या ये बात सही बोल रहा है, क्या ये बात गलत बोल रहा है। अगर गलत बोल दे तो हम फॉल्स बोल देंगे, और सही बोल रहा है तो ट्रू बोल देंगे। तो 4 की पावर n, 4 की पावर जो n है वो बोल रहा है कि भैया ये 0 से विद डिजिट 0 एंड्स विद डिजिट 0 और सम नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि जो 4 की पावर में जो n बैठा है, आप इनका मान रखते जाओ, क्या इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 रहने वाली है। चेक कर लेते हैं भाई, हमें चेक करने का काम है। लो भाई मैथ का मास्टर का काम क्या? दो ही काम होते हैं, एक तो x मानना और चेक करना। ठीक है जी। तो देखो 4 की पावर n, इसको करो भी चेक, करते हैं। चेक कर, ठीक है, चेक कर भाई इसको फटाफट। तो n की वैल्यू रखी मैंने 1, तो कितना आ जाएगा? 4 की पावर 1, तो 4 की 1 कितनी होती है? 4। n की वैल्यू रखी 2, n की वैल्यू रखी मैंने 2, तो कितनी होती है? 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। n की वैल्यू रखी 3, कितना आएगा? 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 64। n की वैल्यू रखी 4, तो कितना आ जाएगा? 128। n की वैल्यू रखी 5, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सर मास्टर को तो आती है नहीं भाई, इतना ही आता है मास्टर को। देखो भाई कितना हो गया, ये हो गया 480 और 32 512। ठीक है जी। आप जो मर्जी n की वैल्यू रखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्योंकि कभी 0 आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था मैंने, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भैया जब 4 के फैक्टर करते हो तो क्या आता है? 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर कर रहे हो, ठीक है। और आपको पता है जब तक यहाँ पे 2 एंड 5 ये दो भाई ना मिलेंगे तब तक 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 किससे बनता है? 2 और 5 के मल्टीपल से, और कोई सिचुएशन ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे तो भैया 2 इंटू 2 ही बन रहा है, कितना ही लगाते जाओ पावर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अब आगे देखो, ये बोल रहा है कि रीजन भी दे रहा हूं, देखते हैं भाई रीजन क्या देता है। फॉर ए नंबर x हैविंग 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, x की पावर n ऑलवेज एंड 0 विद डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर। जो बात मैंने अभी बताई कि 2 and 5 आएगा, क्या बताया मैंने अभी? मैंने यही तो बताया कि जब 2 और 5 दोनों मिलेंगे साथ में तो ये 0 का निर्माण करेंगे। समझ गए मेरी बात? जब 2 और 5 साथ में मिलेंगे तो ये 0 का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब ये यही बात बोल रहा है कि किसी नंबर x के लिए अगर उसके पास 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर है तो वो हमेशा एंड से 0 होगा, हमेशा एंड से 0 होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन।
आपसे एक बार फिर एक ही बात कहना चाहूँगा, ये पूरे की पूरे सिलेबस की सीरीज आने वाली है, तो बने रहिएगा साथ और वीडियो जल्दी आते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका देखने के लिए और कमेंट जरूर किया करें। अच्छा लगे आपको कंटेंट मेरा तो एक लाइक भी जरूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले दिन वापस एक बार।